अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनर्जी सोर्सेज के ऊपर है। आई हैड मेड अ वीडियो ऑन एनर्जी सोर्सेज बिफोर बट इट डिडंट हैव नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज व्हिच इज व्हाट कॉज्ड प्रॉब्लम विद मेनी कैंडिडेट्स कि शायद उस पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती। मोस्टली क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू गेट आर गोइंग टू बी वेरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज centric. Why? Because this is the future and this is exactly what the governments are aiming towards. लेकिन यह है कि अगेन यू शुड नो कि दोनों किस्म की जो सोर्सेज हैं वो उनका क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसानात हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। सो आई एम गोइंग टू शो यू द आउटलाइन ऑफ दिस लेक्चर। सबसे पहले वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग द फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, उनकी क्या क्या टाइप्स हैं, कोल, ऑयल एंड देन गैस। ठीक है, उसके बाद इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होगी, उसके बाद यूजेस होंगे इनके डिफरेंट और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे। ठीक हो गया। फिर आई एम गोइंग टू डिस्कस न्यूक्लियर एनर्जी। सो योर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स विल हैव वन फॉसिल फ्यूल्स जिसकी फर्दर कैटेगरीज हैं एंड सेकंडली दे आर गोइंग टू हैव न्यूक्लियर एनर्जी। देन आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज व्हिच विल इंक्लूड सोलर, विंड, हाइड्रो पावर एंड जियोथर्मल पावर। ठीक हो गया। The third thing that we're going to discuss is the global energy mix, ठीक है, which is just going to give you an idea about which energy source is doing better than the other sources और exactly दुनिया किस तरीके से अब move कर रही है from non-renewable energy sources to the renewable ones। ठीक है, उसके बाद आपकी एनर्जी कंजर्वेशन आ जाता है जिसके अंदर डोमेस्टिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग कि किस तरीके से आप सेव कर सकते हो एनर्जी को, किस तरीके से आप वेस्टेज से बचा सकते हो। ठीक हो गया। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले आप जिस तरह से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं वो दो सोर्सेज होते हैं। सबसे एक हो गया नॉन रिन्यूएबल, दूसरा हो गया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो है एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि कुछ टाइम के पीरियड के बाद खत्म हो जाते हैं दुनिया से। दे नॉट समथिंग यू कैन यूज अगेन एंड अगेन, दे नॉट देयर फॉर एन इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम, दे आर देयर दैट यू कैन, दे आर देयर और आप वंस आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू बी रिप्लेनिश्ड और दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर मैनकाइंड टू यूज फॉर ईयर्स टू कम। इसी वजह से मैनकाइंड हैज शिफ्टेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज टू द रिन्यूएबल वंस। अब रिन्यूएबल वंस के अंदर क्या क्या आ जाता है, एयर आ गई। ठीक है, एयर को किस तरीके से आप हार्नेस कर सकते हैं फॉर एनर्जी, वाटर को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, बाय एयर आई मीन विंड। सोलर एनर्जी किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी इनसाइड द अर्थ आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, हीटिंग पर्पसेस के लिए। ये वो सारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि आपको एक कांस्टेंट सप्लाई में प्रोवाइड करती है अर्थ, या वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाले। ठीक है, तो आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, अबंडेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेट्स मूव ऑन। ये आपकी डेफिनेशंस आ गई। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं जो कि रिप्लेस नहीं हो सकते, एक बार इस्तेमाल होगी तो वो दोबारा से आपके लिए रिस्टोर नहीं होंगे। ठीक है, या जब रिस्टोर होते भी हैं तो उसको सदियां लग जाती हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे उसको रिस्टोर होने में, क्योंकि उनका प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड। बाय कॉम्प्लिकेटेड आई मीन इट्स गोइंग टू बी सो हार्ड कि अगर कोल बन रहा है या ऑयल बन रहा है तो वो आपको आप हीट और प्रेशर अप्लाई करते हो डिब्री के ऊपर, सैंड के ऊपर, सिल्ट के ऊपर, और वो ओवर द पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स फिर वो बनता है और आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो। जिस फॉर्म में आपको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अब मिलते हैं दुनिया में, कोल हो गया, ऑयल हो गया, उसको बनने में हजारों सदियां लगी हैं। ठीक है, विच इज वाई हम कहते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल हैं, ये दोबारा से रिप्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि अब आप हजारों सदियां दोबारा इंतजार नहीं कर सकते कि कब दोबारा बनेंगी और कब आप उनको इस्तेमाल करोगे। इसीलिए पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स renewable sources of energy, which is a renewable resource is a natural resource which will replenish to replace the portion depleted by usage and consumption either through natural reproduction or other recurrent processes. So naturally जो है ये अपने आप को replenish कर लेते हैं। naturally ये इतनी ज्यादा abundantly available हैं कि आपको इनके खत्म होने का खतरा कम होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, this is just a flowchart that you can also make when you're doing a question on renewable or non-renewable resources. Non-renewable में दो तरह के resources आ जाते हैं। एक हो गया fossil fuel और दूसरा आपके आगे nuclear energy। ठीक हो गया। renewable resource जो है उसके अंदर चार आपकी किस्में आ गई, solar, wind power, hydro power and geothermal power। ठीक हो गया। solar power derived from the sun as the name suggests, wind power derived from your wind power, wind, जो कि और इट विल अगेन बी डिपेंडेंट अपॉन किधर आपका विंड फ्लो ज्यादा है, किस तरफ से ज्यादा है। एल्टीट्यूड पे है तो शायद ज्यादा आपको ये एनर्जी आप हार्नेस करने का मौका मिले, लोअर एल्टीट्यूड्स पे है जहाँ पे नॉन विंडी एरियाज में आप ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सो ये पाकिस्तान में जिस तरह आप कुछ एरियाज ऑफ सिंध है जहाँ पे आप
विंड एनर्जी को हार्नेस करना चाह रहे हैं या विंड प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं. व्हाई? बिकॉज देयर इज मोर विंड अवेलेबल, देयर इज मोर थ्रस्ट, देयर इज मोर फोर्स विद व्हिच द विंड इज अवेलेबल ओवर देयर. ठीक है, फिर आपकी आ गई वाटर पावर को किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और लास्टली आपकी आ गई जियोथर्मल पावर. हाउ कैन यू यूज जियोथर्मल पावर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक हो गया. वी आर गोइंग टू स्टडी देम इन डिटेल वन बाय वन. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ये मैंने डिस्कस किया था कि ये रिप्लेस नहीं हो सकते और इसमें आती हैं दो किस्म के, फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर पावर. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दो वी आर मूविंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर पावर मोर. Why? Because I'll show you when the slides come. But basically, इसका concept ये है कि one, uranium is more available. Secondly, आपको you need lesser quantity of uranium as compared to, let's say, coal, oil or gas to generate the same amount of electricity. Which is why it is considered to be one of another innovative or one of the new sources of energy जिसकी तरफ दुनिया मूव करना चाह रही है. क्यों कंप्लीटली इसलिए मूव नहीं कर पाए हम लोग? क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ थ्रेट्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी. इट्स अ लिटिल डेंजरस. इट्स ऑल्सो समथिंग कि आपका पब्लिक किस तरह से परसीव करती है इसको, क्योंकि पब्लिक का भी थोड़ा नेगेटिव इमेज बना हुआ है आफ्टर अ लॉट ऑफ इवेंट्स, आफ्टर द शोरनोबिल डिजास्टर, आफ्टर अ लॉट ऑफ डिजास्टर्स. जो पब्लिक भी है वो दैट्स ऑल्सो अ लिटिल क्या कहते हैं, इट हैज अ नेगेटिव परसेप्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. हाउएवर वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स व्हेन द रेलेवेंट स्लाइड्स कम. अच्छा जी, फॉसिल फ्यूल सबसे पहले डिस्कस करते हैं. ठीक है, किस तरह से बनते हैं. इनकी फॉर्मेशन मोर लेस सेम ही होती है. सो जस्ट स्टे विद मी हियर. दे आर फॉर्म फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, जब वो मरते हैं वो कंप्रेस होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है. ठीक है, और वो वाले एनिमल्स और प्लांट्स नहीं है जो आजकल मारे हैं. वो एनिमल प्लांट्स, डिब्री है, प्लांट डिब्री, एनिमल डिब्री, ठीक है, मरीन लाइफ डिब्री वो है जो कि सदियों पहले मरे थे. उनके ऊपर प्रेशर पड़ा था, वो कंप्रेस हुए थे, सैंड आया, सिल्ट आया और लेयर्स बनती गई और इवेंचुअली उस हीट और उस प्रेशर की वजह से दे टर्न्ड इनटू द फॉर्म दैट वी सी टुडे ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस. ठीक हो गया. अच्छा जी, they were formed when organic matter that has been buried deep within the earth, it was when matter was subjected to heat and pressure. और ये cycle चलता है over a period of millions of years. So if we want to see coal, oil and gas again, we're gonna have to wait for a couple to millions of years again to see non-renewable resources again. अच्छा जी, तीन किस्म के हैं coal, oil and gas that we're going to be discussing. Again, a video that you can watch on types and formation of fossil fuels. ठीक है, it's a very little video. Don't go on video for kids. आप उससे परेशान नहीं हो. The point is, it doesn't matter if the video is childish or if the video is made in a very serious tone. What matters is that you understand the concept behind it. तो आप जरूर इस वीडियो को देखो. अच्छा जी, आप कोल किस तरह से बना था, ये पिक्चर्स अवेलेबल हैं ताकि आपको आसानी से रिटेन हो जाए कि किस तरीके से आपके फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं. अब ये डायनासोर एजेस में, ठीक है, दिस इज अ स्वैम्प 300 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, काफी आपके प्लांट्स जो है वो मर गए इन स्वैम्प्स. अच्छा जी, ये डेड प्लांट्स थे, इनके ऊपर एक लेयर आई डर्ट की. ठीक है, फिर इसके ऊपर एक और लेयर आई डर्ट की, फिर एक और लेयर आती है वाटर की. ठीक है, 100 मिलियन ईयर्स अगो. ये 300 मिलियन ईयर्स पहले हो रहा है, ये 100 मिलियन ईयर्स अगो हो रहा है. ठीक है, इवेंचुअली होता क्या है कि हीट एंड प्रेशर जो है वो उसने डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स को इट टर्न्ड इट इनटू कोल. तो जो नीचे आपकी कोल की एक लेयर फॉर्म हो गई है. ठीक हो गया. आपका होता क्या है कि अब जो है आप इस कोल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो थ्रू डिफरेंट माइनिंग प्रोसेसेस. ठीक हो गया. थोड़ा नुकसान क्या होता है कोल का कि जब आप कोल को बर्न करते हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. ठीक है, सल्फर रिलीज करता है. अब सल्फर जो है वो जब आप एयर में रिलीज करोगे तो इट्स गोइंग टू इवेंचुअली लीड टू एसिड रेन. ठीक है, एंड फॉर दैट यू नीड टू वॉच द लेक्चर ऑन एसिड रेन कि वो किस तरीके से बनता है. सो ये और कार्बन डाइऑक्साइड जब आप रिलीज करते हो तो इट्स गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस गैसेज. इट इज वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज और इवेंचुअली वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करेगा. सो burning of coal basically it eventually leads to atmospheric pollution, which is again a problem. ठीक है, this is a video on how coal is formed. Please do watch it. ठीक हो गया. अच्छा जी, this is क्या कहते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है. ये आपके टाइनी सी प्लांट्स हैं. ठीक है, एनिमल्स हैं, सी मरीन लाइफ है बेसिकली, एंड दे डाइड 300 to 400 मिलियन ईयर्स अगो. अब ये डेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स थे, इसके ऊपर एक लेयर आई सैंड की, उसके ऊपर एक लेयर आई सिल्ट की, फिर एक और लेयर आई सैंड की. ये लेयर्स एक्यूमुलेट होती रही. ठीक है, और उसके बाद आपकी क्या कहते हैं द रिमेन्स दे वर
बेरिड डीपर एंड डीपर, और उसके बाद इन लेयर्स के ऊपर, ठीक है, इन एनिमल्स की लेयर्स के ऊपर प्रेशर पड़ा, हीट पड़ा, जिसकी वजह से ऑयल और गैस यहाँ पे बनना शुरू हो गया। और इवेंचुअली इसको आप ड्रिल करते हो, ऑयल को, गैस को ड्रिल करते हो थ्रू डिफरेंट वेरियस टेक्निक्स। ठीक हो गया। वीडियोज ऑन हाउ ऑयल एंड गैस आर फॉर्म्ड, ठीक हो गया। तो वेरी वेरी शॉर्ट वीडियोस, 3 मिनट की, 7 मिनट की, तो कुछ भी कंफ्यूजन अभी भी है या डिटेल में पढ़ना है या पॉइंट्स और आपने जॉट डाउन करने हैं, प्लीज फील फ्री टू स्टडी दीज वीडियोस। अच्छा जी, डू नॉट गेट टेंस्ड बाय लुकिंग एट दिस। ये फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन है पेट्रोलियम की, जो कि आप बाद में इस वीडियो के थ्रू भी आप आराम से देख सकते हो। What you need to know is कि यूजेस क्या होते हैं पेट्रोलियम के, ठीक है ना, किस तरीके से डिफरेंट डीजल फ्यूल्स, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के लिए यूज होता है, फिर आप शिप्स के फ्यूल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, उसके बाद रोड्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एयरक्राफ्ट के फ्यूल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट केमिकल्स में पड़ रहा है, देन दिस इज गैसोलीन, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेट्रोलियम एंड डिफरेंट यूजेस ऑफ दीज डिफरेंट काइंड्स। फिर आपकी बॉटल गैस है जो इस्तेमाल हो रही है, ठीक हो गया। सो यू जस्ट नीड टू स्टडी द यूजेस, एंड इफ यू वांट टू स्टडी द प्रोसेस देन you have a 2-minute video on this as well. Process is not required at all. I'm going to show you ताकि आप इसको बाद में देख लें। लेकिन if you want to study for CSS, the process is not required at all. You just need to know कि petroleum as a fossil fuel उसके क्या इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये यूजेस आ गए। अब फॉसिल फ्यूल्स आप किस लिए इस्तेमाल करते हो? हीटिंग पर्पसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। फिर आप फॉसिल फ्यूल्स ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऑयल आपका क्यों नहीं इस्तेमाल होता? ठीक हो गया। गैस इस्तेमाल हो रही है उसके लिए। अच्छा जी, कोल का यूजेज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो कि प्राइमरी यूजेज है, जिसके ऊपर काम भी हो रहा है। स्टील प्रोडक्शन, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लिक्विड फ्यूल, मेनली जो इसका पर्पज है फिलहाल, ठीक है, आपने इसको इस तरीके से याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ठीक हो गया। ये मैं जिसमें आपको पहले भी बता रही थी कि पेट्रोलियम के क्या यूजेस हैं, एज बॉटल गैस, एज पेट्रोल, एज केमिकल्स, जेट फ्यूल, डीजल फ्यूल आ गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स आ गए, पॉलिशेस आ गए। But then it is also used as a fuel for ships, ठीक है, and then it is also used in a form that is used in roads. अच्छा जी, अब ये combined advantages और disadvantages of fossil fuels के, इसको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि advantage क्या है कि आप you can generate a large amount of electricity, especially by using coal, which also is something that Pakistan should eventually invest in. Why? Because we have a huge abundance of coal available. Disadvantage, again, जो मैंने पहले भी बताया था कि burning of coal will produce carbon dioxide, it will produce sulfur, and it will eventually contribute to global greenhouse effect and global warming and acid rain. जब आप sulfur जो है release करते हैं, ये लिखा हुआ यहाँ पे, also produces sulfur dioxide that contributes to acid rain. इसका फायदा ये है फॉसिल फ्यूल्स के कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन आसान होती है टू द पावर स्टेशंस, ठीक है, और जो पावर स्टेशंस इस्तेमाल करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, दे कैन बेसिकली बी कंस्ट्रक्टेड इन एनी लोकेशन, विच ऑल्सो मेक्स जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इजियर। उसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स को आसानी से ढूंढा जा सकता है, ड्रिल किया जा सकता है, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि जिस तरह से कोल माइंस देखते हैं आप, उनमें जब काम हो रहा होता है तो देयर आर लॉट ऑफ डेथ्स सफोकेशन की वजह से, या अक्सर माइनिंग एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे वर्कर्स स्पेशली इन कंट्रीज लाइक आवर्स उनकी डेथ्स हो रही होती हैं। सो अगेन इट्स अ डेंजरस थिंग टू डू। फिर एक और होता है मसला कि जी कोल फायर्ड पावर स्टेशंस नीड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फ्यूल, ठीक है, इसका मतलब है कि आपने ज्यादा से ज्यादा लोड करना है, ज्यादा से ज्यादा कोल को ट्रांसपोर्ट करना है, विच इज अगेन गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन। फिर आ जाए जी न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से यूज्ड यूरेनियम फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैंने एक आपको रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक में पढ़ाया है, द प्रोसेस ऑफ फिजन, जिसमें यूरेनियम एटम आपका स्प्लिट होता है इनटू 2 लाइटर क्या कहते हैं एटम्स, और उसके बाद वो क्या कहते हैं 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज करता है इन द प्रोसेस। अब ये सब कुछ एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हो रहा होता है। और व्हाई इज न्यूक्लियर एनर्जी बीइंग प्रेफर्ड mode of generating electricity or generating heat? Why? Because a single uranium pellet, ठीक है, it contains the same energy as, अच्छा by the way इसका size is larger than a pencil eraser, so you can imagine कि कितना small होगा। It contains the same energy as a ton of coal, 3 barrels of oil and 17,000 cubic feet of natural gas. So इसको use करने के बजाय अगर आप ये इस्तेमाल कर लें,
इतनी सी चीज, तो आपको सेम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मिलता है। इसी वजह से गवर्नमेंट्स एंड कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी एज वेल। अच्छा जी, एक और फायदा क्या है कि इट प्रोवाइड्स अप टू 5 years ऑफ ईच यूरेनियम फ्यूल पैलेट, 5 years ऑफ हीट फॉर पावर जनरेशन, ठीक है। और ये दिस इज समथिंग दैट द कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड्स ऑल्सो। दिस इज योर प्रोसेस, ठीक है। ये लाइटर एलिमेंट्स बना देता है जब न्यूट्रॉन हिट करता है यूरेनियम को। यूरेनियम एटम है आपका, इसको हिट किया, इट टर्न्ड इनटू नॉट एटम, इट कन्वर्टेड द यूरेनियम 235 एटम इनटू लाइटर एलिमेंट्स एंड नॉट एटम्स। और साथ ही साथ आपके न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे होते हैं। अब ये एक चेन रिएक्शन होता है, क्योंकि सिमिलरली ये न्यूट्रॉन्स जाके एक और यूरेनियम 235 एटम को हिट करेंगे और मजीद 2 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, और फिर ये पूरा का पूरा चेन रिएक्शन है जो कि ये न्यूक्लियर फिजन में होता है। ठीक हो गया। अच्छा, दिस इज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। किस तरह से आपकी क्या कहते हैं, द स्टीम इज ड्राइविंग द टर्बाइंस, ठीक है, और इवेंचुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज द होल प्रोसेस दैट अगेन यू डोंट नीड टू नो द व्हाट हैपेंस इनसाइड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। इफ यू वांट टू नो, देयर इज अ वीडियो ऑन इट एज वेल, अगर आपको देखना है कि किस तरीके से आपकी न्यूक्लियर एनर्जी बन रही है। बट फॉर पर्पसेस ऑफ द एग्जाम इट इज सिर्फ इतना रिक्वायर्ड है कि न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से आप हार्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, यूरेनियम का पूरा सा रिएक्शन आप बता दो फिजन का, एंड दैट्स इट। व्हाई इज इट सो बेनिफिशियल? अच्छा जी, एक और बेनिफिट इसका ये है कि ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाता जो कि ग्रीन हाउस गैसेस पे कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, या बेसिकली पोल्यूशन कॉज करें, ठीक है। उसके बाद ये इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एयर क्वालिटी। ठीक हो गया। Nuclear energy is so famous that it is supplying 12% of the world's electricity and approximately 20% of energy in the US. The sole reason why we still haven't been able to completely utilize nuclear energy is the risks involved with it. It is because if anything goes wrong over here, it is going to cause disastrous effects in terms of chemical issues, genetic mutations, इसके अलावा pollution so much. जिस भी एरिया में इसका लीकेज होता है, या जिस भी एरिया में न्यूक्लियर डिजास्टर कैन कॉस्ट अस मोर देन लेट्स से अ डिजास्टर ऑफ एनी अदर फॉसिल फ्यूल और एनी अदर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, विच इज व्हाई न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्दो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन इसके साथ रिस्क्स इन्वॉल्व हैं जो कि मैं डिस्कस भी करूंगी बाद में। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आ गए। सबसे पहले, इट डज नॉट एमिट द कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स, ठीक है, सबसे तो एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करता। डिसएडवांटेज क्या है कि उसका जो वेस्ट है इट इज रेडियो एक्टिव, हार्मफुल, और जब तक आप उसको सेफ डिस्पोजल नहीं करते तब तक अगर आप ऐसे ही उसको फेंक देते हो, देन इट इज गोइंग टू पोल्यूट रिवर्स, इट इज गोइंग टू पोल्यूट योर एनवायरमेंट एंड इवेंचुअली एंटर द फूड चेन ऑफ पीपल, और उसकी वजह से आपको दे हैव कॉज्ड बर्थ डिफेक्ट्स इन ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। उसकी वजह से ये बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप उसका सेफ डिस्पोजल करते हो, जो कि बहुत जरूरी होता है, तो दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट। ठीक हो गया। इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये भी इसका बेनिफिट है। इसकी मेंटेनेंस सालों बाद करनी पड़ती है, या नहीं, या इतनी फ्रीक्वेंट नहीं करनी पड़ती। आपको कम फ्यूल चाहिए, जिस तरह मैंने आपको बताया था कितना यूरेनियम आपको चाहिए, और उसके मुकाबले में आपको कितना कोल और ऑयल चाहिए होता है। और लो फ्यूल क्वांटिटी रिड्यूसेस माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट एज वेल, ठीक है, आपको ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ा इतना, एंड पावर स्टेशंस हैव अ लॉन्गर लाइफ। नेगेटिव पब्लिक परसेप्शन इज, इन माई ओपिनियन, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग विद न्यूक्लियर एनर्जी राइट नाउ, ठीक है, बिकॉज आपके इतने ज्यादा डिजास्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। इफ यू दिस ऑल्सो शो ऑन शर्नोबिल डिजास्टर, सो यू शुड वॉच इट, बट बिकॉज ऑफ दिस आप न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ कंप्लीटली नहीं जा सक रहे। सेफ्टी कंसर्न, एग्जैक्टली, एक्सपेंसिव होता है स्टार्ट करना, सो इसकी इनिशियल जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई होती है। देयर इज एन इनिशियल कॉस्ट टू सेटिंग अप अ प्लांट, देयर इज एन इनिशियल कॉस्ट टू हार्नेसिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड देयर इज अ रनिंग कॉस्ट, ठीक है। तो इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जो शुरू में आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट अगर आप सेफली डिस्पोज नहीं करें तो दैट न्यूक्लियर वेस्ट कैन रिमेन टॉक्सिक फॉर इयर्स, और उसका इफेक्ट कुछ दिनों में नहीं जाता, कुछ महीनों में नहीं, बल्कि सालों में जाता है, ठीक है। अच्छा जी, दीज आर वीडियोज टेलिंग यू व्हाई न्यूक्लियर एनर्जी इज टेरेबल, या सेफ नहीं है, या क्यों आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सेकंड वीडियो इज ऑन व्हाई यू शुड गो फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। सो इफ यू लुकिंग फॉर मोर पॉइंट्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, देन डू वॉच दीज वीडियोज। ठीक हो गया। अच्छा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन माई नेक्स्ट लेक्चर, सो आई होप कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो तो एटलीस्ट आपको क्लियर हो गए हैं। इफ यू हैव एनी इश्यूज, प्लीज टू कम टू मी, और प्लीज गो टू ऑल ऑफ दीज वीडियोज जो मैंने आपको शेयर किए हैं, या मैंने जिसका बार बार आपको बताया हर टॉपिक के बाद में, देखिए उसको, समझे कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आप आगे जाएं। थैंक यू सो मच।